हेलो एवरीवन। आज हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के हमारे जो वीडियोस थे उन वीडियोस के अंदर हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था और इसके साथ ही जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको भी डिस्कस किया था। तो आज हम मांग की जो आड़ी लोच है या जो तिरछी लोच है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मांग की आड़ी लोच या जो तिरछी लोच है उसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मांग की आड़ी लोच होती है वो हमेशा संबंधित वस्तुओं की अवस्था में होती है। अब संबंधित वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो पूरक वस्तु हो सकती है या वो स्थानापन्न वस्तु हो सकती है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। और पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो दो वस्तुएं मिलकर के जो है किसी एक आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे ब्रेड और बटर। तो जो संबंधित वस्तुएं चाहे वो पूरक वस्तु हो चाहे वो स्थानापन्न वस्तुएं हो, उनसे संबंधित जो मांग की लोच होती है वो आड़ी लोच या तिरछी लोच कहलाती है। मांग की जो तिरछी लोच है वो संबंधित वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो दूसरी वस्तु है उस वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन का जो माप है वही जो है मांग की आड़ी लोच, तिरछी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। सपोज कि हमारे पास में दो संबंधित वस्तुएं हैं एक्स और वाई। तो ऐसे में अगर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो एक्स वस्तु की कीमत जो है संबंधित वस्तु वाई की मांग को प्रभावित करेगी। तो एक्स वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वाई वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका माप जो है वो मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं फर्गुसन के अनुसार, मांग की आड़ी लोच संबंधित वस्तु वाई की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण एक्स वस्तु की मांगेगी मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का माप है या आनुपातिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के अंदर भी यही बात है कि जो दो वस्तुएं हैं संबंधित वस्तुएं हैं उनमें से एक वस्तु की कीमत में जो परसेंटेज चेंज आता है उसके कारण दूसरी वस्तु की मांग में जो परसेंटेज चेंज आता है उसका जो अनुपात है वही जो है मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच कहलाता है। अब मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच का जो फार्मूला है वो है ईसी। ईसी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांड इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स, यानी प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स क्वान्टिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। तो ये हमारे पास में जो फार्मूला है इस फार्मूले को आप अगर सही लिखे तो ऐसे होगा प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा प्राइस ऑफ वाई। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारे पास में जो फार्मूला है वो फार्मूला जो है क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम उसी तरीके से ड्राइव करते हैं जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो उसके बाद आप जो है इसमें प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, उसके बाद आप इसमें प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। और अगर आप इसको सोल्व करते चले जाते हैं जैसे जैसा हमने परसेंटेज मेथड में किया था तो उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास में ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसके बाद मांग की जो आड़ी लोच है उसके कौन कौन से प्रकार है वो अब हम देखते हैं। मांग की जो आड़ी लोच है उसके तीन प्रकार है। मांग की धनात्मक आड़ी लोच, मांग की ऋणात्मक आड़ी लोच और मांग की जो शून्य आड़ी लोच। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मांग की धनात्मक आड़ी लोच, जब किसी वस्तु की कीमत में जो चेंज आता है, कीमत में चेंज आने का मतलब कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और कीमत में कमी भी हो सकती है। तो जो प्रतिशत वृद्धि होती है किसी भी वस्तु की कीमत में उसके कारण जो संबंधित वस्तु है उसकी मांग में जो वृद्धि होती है, और जब जो संबंधित वस्तु यानी यहाँ पर मान लीजिए वाई वस्तु है तो वाई वस्तु की कीमत में कमी होने से अगर एक्स वस्तु की मांग में भी कमी हो जाती है तो उस समय मांग की जो लोच है वो आड़ी लोच है वो धनात्मक होती है। यानी हमारे पास में दो वस्तुएं हैं, जैसे आप मान रहे कि प्राइस हम वाई का चेंज कर रहे हैं और उसके कारण हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी जो है एक्स की उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ता है वाई का और उसकी वजह से जो डिमांड है एक्स की वो भी बढ़ जाती है, और अगर
प्राइस जो है वाई का कम होता है, उसके कारण जो है क्वांटिटी जो एक्स की है वो भी कम हो जाती है। तो उस समय मांग की जो आड़ी लोच है वो धनात्मक होती है। यानी जब दो संबंधित वस्तुओं में जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसी दिशा में अगर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो आड़ी लोच है वो धनात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो हमेशा ही जो है धनात्मक होगी। यानी स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। तो ऐसे में हम जो स्थानापन्न वस्तु ले रहे हैं चाय और कॉफ़ी, तो अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण लोग चाय पीना कम कर देंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर चाय की कीमत कम होती है तो उसके कारण लोग चाय पीना ज़्यादा शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड में कमी आएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की अवस्था के अंदर एक वस्तु की कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी वस्तु की मांग में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस अवस्था के अंदर मांग की जो आड़ी लोच है वो धनात्मक होती है। अब हम इसी चीज़ को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ टी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने जो है प्राइस ऑफ कॉफ़ी लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप धनात्मक आड़ी लोच दिखा रहे हैं, उस समय हमें जो है ये जो वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की हम मात्रा लेते हैं, तो वो वस्तुएं जो है आपस में स्थानापन्न वस्तुएं होनी चाहिए। क्योंकि मांग की जो आड़ी लोच है धनात्मक होती है तो केवल स्थानापन्न वस्तुओं की अवस्था में ही होती है। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो है प्राइस और ओ वाई के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ टी लिया है। अब हमने प्राइस लिया है वो कॉफ़ी का लिया है, तो प्रारंभ के अंदर जो है ओ पी कीमत है। जब कॉफ़ी की कीमत ओ पी है तो उस समय चाय की जो मांग है वो ओ क्यू की जाती है। इसके बाद जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, अब क्योंकि कॉफ़ी जो है महंगी होगी तो उसके स्थान के ऊपर लोग जो है चाय को पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ कर के ओ पी वन होती है तो उस समय चाय की मात्रा बढ़ कर के ओ क्यू वन हो जाती है। अब हम इन जो है दोनों पॉइंटों को मिला देंगे रेखाओं के द्वारा। अब अगर हम एक मांग वक्र बनाते हैं, तो ये जो डीसी मांग वक्र यानी क्रॉस इलास्टिसिटी की अवस्था के अंदर जो डिमांड कर्व है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देखिए, जब कीमत बढ़ी एक वस्तु की तो उसकी वजह से दूसरी की मांग में भी वृद्धि हुई। और अगर ये कीमत कम होती यानी P1 से P होती तो उस समय मांग जो है कम हो जाती। तो जिस दिशा में कीमत मूव कर रही है उसी दिशा के अंदर क्वांटिटी मूव कर रही है। तो ये जो है स्थानापन्न जो वस्तुएं होती है उनकी अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो धनात्मक होती है। इसके बाद है मांग की ऋणात्मक आड़ी लोच। जब एक वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत वृद्धि के कारण उससे जो संबंधित वस्तु उसकी मांग में कमी होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक वस्तु की कीमत जिस दिशा के अंदर मूव कर रही है यानी कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसके कारण जो मांग है विपरीत दिशा में मूव कर रही है। तो जब एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग विपरीत दिशा में मूव करती है, उस समय मांग की जो लोच होती है, आड़ी लोच जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो जब एक वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उससे संबंधित वस्तु की मांग में कमी हो जाती है और कीमत के कम होने के कारण संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो उस समय मांग की जो आड़ी लोच है वो ऋणात्मक होती है। सपोज कि हमारे पास प्राइस ऑफ वाई बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिमांड ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाएगी, तो विपरीत दिशा में मूव हो रहा है। अगर प्राइस ऑफ वाई कम होता है और उसकी वजह से अगर डिमांड ऑफ एक्स है वो बढ़ जाती है, तो उस अवस्था के अंदर भी ये जो चेंज है ये विपरीत दिशा में हो रहा है। तो जिस दिशा के अंदर कीमत में परिवर्तन होता है, अगर उससे विपरीत दिशा के अंदर संबंधित वस्तु की मांग मूव करती है, तो उस समय उन दोनों वस्तुओं के बीच में जो आड़ी लोच है वो ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक जो लोच होती है उस अवस्था के अंदर जब आप लोच निकालते हैं, तो वो केवल पूरक वस्तुओं की अवस्था में ही हमें मिल पाती है। यानी जब पूरक वस्तुएं होती है तो पूरक वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो हमेशा ही ऋणात्मक होगी, जो आड़ी लोच है वो। और दूसरी बात, जब हम मांग की लोच निकालते हैं तो उस समय जो हमारे पास में आंसर आता है उसके आगे माइनस लिखा हुआ मिलेगा। -2 -3 जो भी है, -1/2। तो जिस स्थिति के अंदर मांग की लोच जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो वो केवल पूरक वस्तुओं की अवस्था के अंदर होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव। और इस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच आती है उसके आगे हम जो है ऋणात्मक का निशान लगाते हैं।
अब हम इसी चीज़ को जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ बटर लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने ब्रेड प्राइस ऑफ ब्रेड लिया है। तो इस अवस्था के अंदर देखिएगा कि जो दो वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तुएं हैं, तो वो संबंधित वस्तुएं वो पूरक वस्तुएं हैं। अब पूरक वस्तुओं के अंदर आप देखिए प्रारंभ के अंदर अगर ब्रेड की जो प्रारंभिक कीमत है वो ओपी है, जब ब्रेड की प्रारंभिक कीमत ओपी है तो उस अवस्था के अंदर जो है ब्रेड की जो मात्रा मांगी जा रही है वो ओ क्यू मांग की जाती है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब जब प्राइस जो है वो ब्रेड का कम हो जाता है, अब क्योंकि जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो क्योंकि ब्रेड जो है वो अकेला यूज नहीं होगा, ब्रेड के साथ में जो है बटर भी यूज किया जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेड की कीमत में जो है कमी होने की वजह से जो है बटर की मांग में वृद्धि होती है। तो बटर की मांग जो बढ़ करके जो है ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप इन दोनों जो कॉर्नर है इनको मिलाते हैं तो हमारे पास में जो है डी सी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व है वो जो है नेगेटिव स्लोपिंग है। तो इस प्रकार से पूरक वस्तुओं की अवस्था के अंदर जो है मांग की जो आड़ी लोच है वो ऋणात्मक होती है। अब आगे मांग की शून्य आड़ी लोच जो असंबंधित वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की अवस्था के अंदर मांग की जो आड़ी लोच है वो हमेशा शून्य होगी। शून्य आड़ी लोच का मतलब ये होता है कि एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आता है वो जो है दूसरी वस्तु की मांग के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। जैसे सीमेंट की कीमत में होने वाला परिवर्तन और उसका जो है चाय की मांग के ऊपर कोई प्रभाव, अगर सीमेंट की कीमत में होने वाला परिवर्तन चाय की मांग को प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या है, शून्य आड़ी लोच है। इसी प्रकार से सोने की कीमत में होने वाला परिवर्तन और उसके कारण जो है नमक की मांग में होने वाला परिवर्तन, तो सोने की कीमत में होने वाले परिवर्तन का नमक की मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वस्तुएं जो होती है असंबंधित वस्तुएं होती है और इस अवस्था के अंदर जो है मांग की जो आड़ी लोच है वो शून्य होगी। तो इसका भी आप डायग्राम देखते हैं। जैसे हमने क्वांटिटी ऑफ टी लिया है, प्राइस ऑफ प्लेन लिया है कि हवाई जहाज की कीमत और चाय की जो मात्रा है उसके बीच में हम संबंध देखते हैं। प्रारंभ के अंदर जब चाय की कीमत प्लेन की जो कीमत है वो ओ पी है तो उस अवस्था के अंदर चाय की जो मांग है वो ओ क्यू की जाती है। अब प्लेन की कीमत बढ़ करके जो है ओ पी वन हो गई तो उस अवस्था के अंदर भी इसका चाय की कीमत के मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो डी सी कर्व है ओ वाई के समानांतर है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 है। तो असंबंधित वस्तुएं जो होती है उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है, आड़ी लोच होती है, वो शून्य होती है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।